Hello friend, welcome back to our channel. Today we will solve some question. Those are based on NCERT. Okay, जो कि हमारी NCERT पे बेस्ड है और क्लास 6 ज्योग्राफी के कुछ MCQ हम सॉल्व करने वाले हैं. तो फर्स्ट चैप्टर इन ज्योग्राफी इन क्लास 6 इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. यानी जो सोलर सिस्टम में अर्थ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि अर्थ सोलर सिस्टम का कौन सा प्लैनेट है. तो थर्ड प्लैनेट है. फर्स्ट इज बुध, सेकेंड इज शुक्र, थर्ड इज पृथ्वी एंड फोर्थ इज मंगल. तो इस तरह से अर्थ जो कि हमारे सोलर सिस्टम का 6 प्लैनेट यानी 6 ग्रह है. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द कि सूर्य किस प्रकार का खगोलीय पिंड है. जो सूर्य है यानी सन है, किस प्रकार की एक सेलेस्टियल बॉडी है. सन इज द विच टाइप ऑफ सेलेस्टियल बॉडी. तो ग्रह है सन, या आपका स्टार है सन, या उपग्रह है, या धूमकेतु है. तो ग्रह जिसे कहते हैं जिसका कि अपनी स्वयं की लाइट नहीं होती है. यानी लाइक की पृथ्वी की अपनी स्वयं की लाइट नहीं है, बट पृथ्वी किसके प्रकाश से चमकती है. ये सन के प्रकाश के द्वारा लाइट प्राप्त करती है, या उसके द्वारा प्रकाश यानी ऊर्जा प्राप्त करती है. फिर है जो तारा है यानी स्टार है. स्टार एक इस प्रकार की सेलेस्टियल बॉडी है जिसका अपना मतलब खुद की लाइट होती है. मतलब इसकी ओन लाइट होती है, ओन हीट होती है और ओन एनर्जी होती है. तो सन इज अ स्टार यानी सूर्य क्या है, अब एक स्टार है. तो तारा किसे कहते हैं जिसकी अपनी खुद की लाइट यानी प्रकाश होता है, खुद का ऊर्जा होती है और खुद की मतलब जो एनर्जी सभी वो होती है. फिर है उपग्रह. लाइक कि दिस इज ग्रह, दिस इज उपग्रह और दिस इज स्टार. जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, दैट इज कॉल्ड प्लैनेट. लेकिन जो उपग्रह है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इसे कहते हैं उपग्रह. और धूमकेतु जो कि छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे ग्रह मतलब छोटे छोटे वो होते हैं, उन्हें कहते हैं आप धूमकेतु. तो सूर्य क्या है, एक प्रकार का एक तारा है. तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है कि सन इज अ celestial body and which type? तो star. Okay, sun is a star because sun has own light, heat and energy. That is called a star. अब आते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन इज कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है. कि नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. तो सूर्य, मंगल, चंद्रमा या शुक्र. तो सूर्य तो एक स्टार है जिसके अराउंड आपकी अर्थ मूव करती है या रेवोल्यूशन करती है. मंगल जो कि एक रेड प्लैनेट है यानी 4th नंबर का प्लैनेट है आपके सोलर सिस्टम का. एंड चंद्रमा इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. ओके, शुक्र को कहते हैं आप पृथ्वी की बहन या सास का तारा जो कि पृथ्वी के समान दिखाई देती है. तो शुक्र. तो आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का चंद्रमा. यानी व्हाट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. तो मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. ओके, फिर आता है नीला ग्रह किसे कहते हैं. तो आपका नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट. तो ब्लू प्लैनेट आपका कौन सा है, अर्थ, मंगल, बृहस्पति या शनि. तो जो पृथ्वी है उसे नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 71% आपका वाटर है एंड 29% आपका लैंड है. तो वाटर यानी वाटर की मात्रा अधिक होने के कारण इसको आप ब्लू प्लैनेट कहते हैं. तो लैंड कितना है, 29%. जो मंगल है वो आपका रेड प्लैनेट है जो कि भारत ने इसी मंगल ग्रह पे मंगलयान लॉन्च किया था, यानी मंगलयान भेजा था कब, 2013 में. ओके, फिर बृहस्पति जो कि आपका हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है यानी लार्जेस्ट
प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, जो क्या है बृहस्पति, यानी इसका जो ग्रह है वो सबसे बड़ा जिसका नाम है यूटोपा। ओके, यूटोपा आपका क्या है, जो बृहस्पति का उपग्रह है सबसे बड़ा। शनि, जिसके पास की वर्तमान समय में सबसे ज्यादा उपग्रह है बृहस्पति और शनि के पास। तो ब्लू प्लैनेट इज कॉल्ड, अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। व्हाट इज द राइट आंसर? तो अर्थ। तो ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है? व्हाट इज ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा? पृथ्वी, मंगल, प्लूटो या आपका शुक्र। तो कौन सा है आपका अर्थ? तो ये क्या है, सोलर सिस्टम का कौन सा प्लैनेट है आपका? थर्ड प्लैनेट। एंड मंगल इज फोर्थ प्लैनेट एंड प्लूटो जो कि 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटाया गया था, जो कि हमारा ग्रह की जो उसकी परिभाषा थी उसके अंतर्गत इसकी जो स्थिति थी वो फिट नहीं आई थी, जो कि कौन हटाता है? AIU, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जिसने इसको 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। वो कौन है? प्लूटो। ओके, तो राइट आंसर इज कॉल्ड प्लूटो। ओके, फिर आता है आपका दूसरा चैप्टर है ग्लोब एंड लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। लो, तो ये आपका अर्थ है, यहाँ पे आपकी इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 इंटू हाफ डिग्री जो कि कर्क रेखा है, एंड यहाँ पे है आपकी मकर रेखा जो 23 इंटू हाफ डिग्री साउथ एंड नॉर्थ में कर्क रेखा। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो भूमध्य रेखा किस अक्षांश पे आपकी लाइज करती है? तो 0 डिग्री, 23 इंटू हाफ डिग्री 90 डिग्री एंड 60 इंटू हाफ डिग्री। तो किस पे लाइज करती है आपकी इक्वेटर? तो 0 डिग्री पे, और 0 डिग्री गॉड इक्वेटर एंड 23 इंटू हाफ डिग्री इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, एंड साउथ में 23 इंटू हाफ डिग्री इज मकर रेखा कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एंड 90 डिग्री योर पोल यानी जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और जो 66 इंटू हाफ डिग्री इज आर्कटिक वृत्त यानी आर्कटिक सर्कल, एंड साउथ में अंटार्कटिक सर्कल। ओके, तो 0 डिग्री पे लाइज करता है आपका इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीनविच रेखा किस देश से गुजरती है? जो ग्रीनविच रेखा है आपकी किस देश से गुजरती है? लाइक दिस आवर प्लैनेट, तो ये किस देश से गुजरती है आपकी ग्रीनविच रेखा? भारत से गुजरती है या इंग्लैंड से या अमेरिका से या जापान से? तो जो कि लंदन से गुजरती है, जो कि लंदन ग्रीनविच से गुजरती है, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जो कि इंग्लैंड से गुजरती है। ओके, नेक्स्ट इज द ध्रुवीय वृत्त यानी आर्कटिक वृत्त किस अक्षांश पे है? तो 23 डिग्री उत्तर में है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, 23 इंटू हाफ डिग्री पे आपकी है मकर रेखा, 66 पे है आपकी आर्कटिक सर्कल यानी आर्कटिक वृत्त, एंड 90 डिग्री पे आपके पोल लाइज करते हैं। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। ओके, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर आता है देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, यानी जो हमारे अर्थ पे, ये अर्थ है आपकी, जो ऐसे मतलब जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल को मिलाती है उसे कहते हैं आप देशांतर रेखा, और जो लेटी हुई लाइनें हैं लाइक दिस जो इक्वेटर के पैरेलल होती है उसे कहते हैं आप लैटिट्यूड। ओके, लैटिट्यूड मीन्स लेटी हुई यानी अक्षांश रेखा है। तो अक्षांश की कुल संख्या है 180 डिग्री, एंड जो देशांतर है उनकी कुल संख्या है आपकी 360 डिग्री। ओके, तो देशांतर जो कि आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने का काम करती है, जो कि लंबी लॉन्गिट्यूड यानी अर्थ पे लंबी लाइनें होती है, और लेटी हुई लाइनें क्या होती है आपकी अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड। ओके, फिर आता है आपका मोशन ऑफ द अर्थ। तो थर्ड चैप्टर है आपका मोशन ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लगाती है? तो पृथ्वी जब अपनी ऑन एक्सिस पे मूव करती है तो कितना घंटे लगते हैं आपके? 24 घंटे, जिसके कारण क्या होते हैं आपके दिन
day and cause are occurred because earth rotates its on axis, यानी डे दिन और रात परिवर्तित होते हैं क्योंकि अर्थ अपनी दूरी पे यानी अपनी एक्सिस पे मूव करती है। तो जब 365 दिन लेती है अर्थ, कब लेती है? जब अर्थ सन के अराउंड मूव करती है। तो क्या होते हैं आपके सीजन चेंज होते हैं, यानी लाइक समर से यानी गर्मी से स्प्रिंग, स्प्रिंग से आपके वर्षा ऋतु यानी जो कि रेनी सीजन एंड उसके बाद विंटर सीजन। इस तरह से जो सीजन चेंज होते हैं वो आपके किसके कारण होते हैं? एक रेवोल्यूशन होता है, दूसरा रोटेशन होता है। रेवोल्यूशन जब अर्थ मतलब जब अर्थ रोटेशन कहते हैं जब अर्थ अपनी दूरी पे मूव करती है यानी अपनी दूरी पे घूमती है, लेकिन रेवोल्यूशन होता है जब अर्थ आपके सन के अराउंड घूमती है, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन एंड रोटेशन। ओके, तो 24 घंटे का समय लेती है अर्थ, जिसके कारण दिन और रात परिवर्तित होते हैं। फिर आता है आपका कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है। तो पृथ्वी जब सन के अराउंड मूव करती है तो कितने दिनों में अपनी परिक्रमा पूरी करती है? तो पृथ्वी को एक चक्कर यानी 1 रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगता है सन के अराउंड? तो 365 डेज, जिसके कारण क्या होते हैं आपके डे जो सीजन होता है वो चेंज होते हैं, जिसको कहते हैं परिभ्रमण गति। और दूसरी होती है आपकी घूर्णन गति। घूर्णन गति जबकि अपने अराउंड मूव करती है, अपनी ऑन एक्सिस पे मूव करती है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन एंड अदर इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। तो कितने घंटे में एक परिक्रमा पूरी करती है कि 365 दिन, घंटे नहीं। ओके, फिर आता है आपका दिन और रात क्यों होते हैं। दिन और रात किस कारण से होते हैं? पृथ्वी की रोटेशन के कारण या रेवोल्यूशन के कारण या मौसम से या सौरमंडल से। तो दिन और रात जब अर्थ अपनी ऑन एक्सिस पे मूव करती है यानी अपने चारों ओर घूमती है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन यानी घूर्णन गति होती है, जिसके कारण दिन और रात और दिन का चेंज होते रहते हैं। ओके, एंड परिक्रमा जब सीजन चेंज होते हैं जब अर्थ सन के अराउंड मूव करती है। ओके, फिर आता है आपका ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण से होता है। तो ऋतुओं का परिवर्तन होता है पृथ्वी के आकार के कारण या चंद्रमा या परिक्रमा का झुका हुआ अक्ष या सूर्य का ताप। परिक्रमा का झुका हुआ अक्ष मीन्स कि जो अर्थ है वो अपनी कितनी एक्सिस पे मतलब झुकी हुई है, 23 इंटू हाफ एक्सिस पे झुकी हुई है, बिल्कुल सीधी इस प्रकार से नहीं है। ओके, तो जब अर्थ सन के अराउंड मूव करती है तो उस कारण से आपके ऋतुओं में परिवर्तन होता है यानी सीजन चेंज होते हैं। ओके, तो परिक्रमा का झुका हुआ अक्ष। फिर आता है आपका 4th चैप्टर की मैप। मैप क्या होता है? तो आपके सबसे पहले मैप जो कि किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 टाइप के मैप होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड फिजिकल मैप यानी भौतिक मानचित्र, सेकंड इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैप एंड थर्ड इज कॉल्ड थीमेटिक मैप। भौतिक मैप जो कि दिखाते हैं कि झीलें क्या क्या है देश में। पॉलिटिकल मैप जो कि बाउंड्री को डिवाइड करते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री कहाँ पे से, भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री कहाँ से है, भारत और चाइना की बाउंड्री कहाँ पे से। तो इस तरह थीमेटिक मैप जो कि वर्षा का वितरण और वनों का वितरण इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड 3 टाइप्स ऑफ मैप। तो मानचित्र की सबसे महत्वपूर्ण दिशा कौन सी है? तो मानचित्र की कितनी दिशाएं होती है टोटल? तो 4th जो दिशाएं होती है वो होती है, तो फर्स्ट इज कौन कौन सी? मतलब उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, साउथ एंड ईस्ट एंड नहीं वेस्ट एंड ईस्ट। ओके, तो सबसे महत्वपूर्ण आपकी दिशा होती है वो होती है नॉर्थ। फिर आता है मानचित्र पर चिन्ह और रंगों को क्या कहते हैं? चिन्ह और रंग जो होते हैं वो आपके संकेत, यानी हमने इंडिया को हमने जहाँ पे फॉरेस्ट दिखाया है तो इस तरह से ये चिन्ह है, तो इस तरह से हम जो सिंबल होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके मानचित्र पे रंग। छोटे क्षेत्र का मानचित्र क्या कहलाता है आपका?
लार्ज मतलब छोटे क्षेत्रों का मानचित्र, स्मॉल स्केल मैप नॉट लार्ज स्केल मैप। ओके, फिर आता है आपका फिफ्थ चैप्टर इज पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक क्षेत्र किसका है। तो सबसे अधिक क्षेत्र है आपका स्थलमंडल का। नो, स्थलमंडल का कुल 29% एंड वायुमंडल का नो, वायुमंडल भी बहुत कम है। एंड जो आपका कौन सा है जलमंडल, टोटल 71% जो पृथ्वी का क्षेत्र है उस पे जल है। और जो जलमंडल जीव मंडल क्या होता है, तो फर्स्ट है स्थलमंडल, स्थलमंडल के बाद वायुमंडल, वायुमंडल के बाद इन दो, और एक आता है आपका जैवमंडल। तो इन सबसे बनता है आपका वायु यानी जीव मंडल। पृथ्वी पर योग्य रहने योग्य परत कौन सी है, तो ओजोन परत, जीव मंडल। ओके, तो रहने योग्य परत जहाँ पे आप सभी रहते हैं तो उसे कहते हैं आप जीव मंडल। स्थल मंडल जो कि लैंड का पार्ट है, जल मंडल जो कि आपके जल यानी वाटर का पार्ट है, यानी ओशियन वगैरह जो भी है, झीलें नदियां जो भी है, और वायुमंडल जहाँ पे जो गैसेस पाई जाती है कि अर्थ के अराउंड जितने प्रकार की गैसेस पाई जाती है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एंड जीव मंडल जो कि एनिमल्स सबके लिए इम्पोर्टेंट है दैट इज कॉल्ड जीव मंडल। फिर आता है स्थल मंडल में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो पृथ्वी पे सबसे ऊंचा पर्वत है आपका माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई आपकी 8,848.86 जो 86 है ये हाल ही में बढ़ी है। ओके, तो कंचनजंगा जो कि आपकी कहाँ है, सिक्किम में, जो कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। कौन है, कंचनजंगा, भारत की ओनली। ओके, माउंट एवरेस्ट कहाँ है आपका, नेपाल में। और नंदा देवी कहाँ है आपकी, नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ द उत्तराखंड इज कॉल्ड नंदा देवी। K2 ऑस्टिन इज POK में है जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी भी, आपकी कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। ओके, फिर आता है 19 क्वेश्चन इज वायुमंडल का कौन सा गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। तो श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है आपकी, ऑक्सीजन जो कितनी % पाई जाती है आपके एटमॉस्फेयर में, 21%। नाइट्रोजन इज 78% एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड 0.004% और हाइड्रोजन जो कि एक मतलब एक तत्व है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। तो राइट आंसर इज बी। ओके, फिर आता है आपका लास्ट क्वेश्चन इज महासागर में सबसे गहरी खाई कौन सी है। तो गहरी खाई मरियाना ट्रेंच, जावा ट्रेंच, प्यूर्टो रिको ट्रेंच एंड टोंगा ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच जो कि प्रशांत महासागर की सबसे गहरी यानी डीपेस्ट खाई है, डीपेस्ट फ्लोर है ओशन का, दैट इज कॉल्ड मरियाना ट्रेंच। आई होप दिस वीडियो इज वेरी fruitful for you. Thank you for watching.